कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आपका स्वागत है। और आज यहाँ कालिंदी के किताब खाने से मैं निकाल कर लाई हूँ अमृता प्रीतम की। अच्छा, वो कहानी है एक्चुअली गुलेरी और मानक की। अब गुलेरी और मानक की जो प्रेम कहानी है वो बड़ी अनोखी, बड़ी अनूठी है। आमतौर पर जो प्रेम कहानियां होती हैं, जो स्टार क्रॉस्ड लवर्स होते हैं, उनका सारा रोमांच जो है वो शादी से पहले का होता है और एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं और फिर पूरे समाज के ठेकेदार उनको परेशानी में डालते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सारी फिल्मी कहानियां तो ऐसी होती हैं। लेकिन गुलेरी और मानक की कहानी थोड़ी अलग है। उनकी प्रेम कहानी जो है उनकी शादी से कुछ पहले शुरू हुई, क्योंकि एक दूसरे को पसंद किया था और उसके बाद 7 साल उन्होंने इस तरीके से पति पत्नी के रूप में बिताए कि उनकी प्रेम कहानी मिसाल बन सकती है। लेकिन 7 साल के बाद उनकी कहानी पर पर्दा गिर गया और बहुत ही गलत तरीके से। और इसी के ऊपर बेस्ड है ये कहानी बू। घोड़ी हिनहिनाई। गुलेरी दौड़कर अंदर से बाहर आई। उसने घोड़ी की आवाज पहचान ली थी। वो घोड़ी उसके मायके की थी। उसने घोड़ी की गर्दन के साथ अपना सिर टेक दिया, जैसे वो घोड़ी की गर्दन न होकर उसके मायके का द्वार हो। गुलेरी का मायका चंबे शहर में था। ससुराल का गांव लक्कड़ मंडी एवं खजिहार के रास्ते में एक ऊंची समतल जगह पर था। खजिहार से लगभग 1 मील आगे चलकर पहाड़ी का एक ऐसा मोड़ आता था जहां पर खड़े होकर चंबा शहर बहुत दूर और बहुत नीचा दिखाई देता था। कभी कभी जब गुलेरी उदास हो जाती तो अपने मानक को साथ लेकर उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती। चंबे शहर के मकान उसको एक जगमगाते बिंदु के समान दिखाई देते। फिर वे बिंदु उसके मन में एक चमक पैदा कर देते। मायके वो वर्ष भर में एक बार आश्विन के महीने में जाती थी। हर साल इन दिनों उसके मायके में चुगान का मेला लगता था। माता पिता उसको लेवाने के लिए आदमी भेज देते थे। सिर्फ गुलेरी की ही नहीं, गुलेरी की सभी सहेलियों के मायके अपनी लड़कियों को बुलावा भेज देते थे। सभी सहेलियां जब एक दूसरे से गले मिलती तो वर्ष भर की सभी ऋतुओं के सुख दुख की बातें एक दूसरे से कह सुन लेती और अपने मायके की गलियों में हिरणियों के समान चौकड़ी भरती स्वच्छंद घूमती। 2-2, 3-3 बच्चों की माताएं बड़े बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ आती और गोद वाले को मायके पहुंचते ही ननिहाल वालों के हवाले कर देती। मेले के लिए नए कपड़े सिलवाती, चुनरियों को रंगवाती और अबरक लगवाती। मेले में से कांच की चूड़ियां और चांदी की बालियां खरीदती। मेले में से खरीदी हुई सुगंधित साबुन की टिक्कियों को अपने बदन पर ऐसे मलती जैसे अपने खोए हुए कुंवारे यौवन की गंध को फिर से सूंघना चाहती हैं। गुलेरी कितने ही दिनों से आज का दिन इंतजार कर रही थी। आश्विन का आसमान जब सावन भादों की बरसात के साथ हाथ पांव धोकर निखर बैठता था, गुलेरी और गुलेरी जैसे ससुराल में बैठी लड़कियां पशुओं को दाना पानी डालती, सास ससुर के लिए दाल चावल रांधती और हर रोज हाथ पांव धोकर बन सवर बैठती तो मन में सोचने लगती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और कोई न कोई तो उनके मायके से उनको लेने के लिए आता ही होगा। आज गुलेरी के घर के दरवाजे के सामने उसके मायके की घोड़ी हिनहिनाई तो गुलेरी चंचल हो उठी। घोड़ी लेकर आए नत्थु कामे को गुलेरी ने बैठने के लिए चौकी दी। गुलेरी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसके मुंह का रंग स्वयं सब कुछ बता रहा था। मानक ने तंबाकू का एक लंबा कश खींचा और आंखें बंद कर ली। जाने उससे तंबाकू का नशा न झेला गया था या गुलेरी के मुंह का रंग। इस बार तो मेला देखने आएगा ना, चाहे दिन का दिन ही सही, गुलेरी ने मानक के पास बैठकर बड़े दुलार से कहा। मानक के हाथ कांपे। उसने हाथों में पकड़ी हुई चिलम को एक ओर रख दिया।
बोलता क्यों नहीं? गुलेरी ने रोष के साथ कहा। गुलेरी, एक बात कहूं? मैं जानती हूं तुझे क्या कहना है। क्या ये बात तुझे मुझे कहनी चाहिए? साल भर में एक बार तो मैं मायके जाती हूं, फिर तू मुझे ऐसे क्यों रोकता है? आगे तो मैंने कभी तुझे कुछ नहीं कहा, फिर इस बार क्यों कहता है? इस बार मानक के मुंह से एक लंबी आह निकल गई। तेरी मां तो मुझे कुछ कहती नहीं, फिर तू क्यों कहता है? गुलेरी की आवाज में बच्चों जैसी जिद थी। मेरी मां। मानक ने अपना मुंह बंद कर लिया, जैसे आगे की बात को उसने दांतों तले दबा लिया हो। दूसरे दिन गुलेरी मुंह अंधेरे बंद सवर कर तैयार हो गई। गुलेरी का न कोई बड़ा बच्चा था, न गोद का, न किसी को ससुराल छोड़ना था और न किसी को मायके ले जाना था। नत्थू ने घोड़ी पर काठी कसी और गुलेरी के सास ससुर ने उसके सर पर प्यार दिया। चल, 2 कोस मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मानक ने कहा। गुलेरी ने खुश होकर मानक की बांसुरी अपने आंचल में रख ली। वे खजिहार पार कर गए, आगे 1 कोस और लांग गए, फिर चंबे की उतराई आरंभ हो गई। गुलेरी ने आंचल में से बांसुरी निकाली और मानक के हाथ में थमा दी। सामने कठिन उतराई थी, पांव जैसे फिसल रहे थे। गुलेरी ने मानक का हाथ पकड़ा और रुककर कहने लगी, बजाता क्यों नहीं बांसुरी? सोच भी जैसे उतराई उतर रही थी। मानक का मन फिसलता जा रहा था। गुलेरी ने जब मानक का हाथ पकड़ा तो मानक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बजाता क्यों नहीं बांसुरी? गुलेरी ने फिर कहा। मानक ने बांसुरी होठों के साथ लगाई, फूंक मारी, पर बांसुरी में से ऐसा स्वर निकला जैसे बांसुरी की जबान पर छाले पड़ गए हों। गुलेरी, तू मत जा, मैं तुझे फिर कहता हूं, मत जा, इस बार मत जा। मानक ने हाथ की बांसुरी गुलेरी को वापस कर दी। कोई बात भी हो तो हो। अच्छा, तुम मेले के दिन चले आई हो, मैं तेरे साथ लौट आऊंगी, पीछे नहीं रहूंगी, सच कहती हूं, पक्की बात। मानक ने कुछ न कहा, पर उसने गुलेरी की मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे वो कहना चाहता हो, गुलेरी, ये बात पक्की नहीं, ये बहुत कच्ची है। पर मानक ने कुछ न कहा, जैसे उसको कुछ कहना ना आता हो। गुलेरी और मानक सड़क से थोड़ा हटकर एक पत्थर के पास अपनी पीठ टेक कर खड़े हो गए। नत्थू ने 10 कदम आगे बढ़कर घोड़ी खड़ी कर दी थी, पर मानक का मन कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। मानक का मन घूमता फिसलता आज से 7 वर्ष पीछे चला गया। यही दिन थे जब मानक अपने मित्रों के साथ सड़क को लांघता हुआ चौगान का मेला देखने चंबे गया था। मेले में कांच की चूड़ियों से लेकर गायों बकरियों तक कुछ न कुछ खरीद और बेच रहे थे। इसी मेले में मानक ने गुलेरी को देखा था और मानक को गुलेरी ने। फिर दोनों ने एक दूसरे का दिल खरीद लिया था। वे दोनों अफसर देखकर एक दूसरे को मिले थे। तू तो दुधिया बुट्टे जैसी है, मानक ने कहकर गुलेरी का हाथ पकड़ लिया था। पर कच्चे बुट्टे को तो पशु मुंह मारते हैं, ये कहकर गुलेरी ने हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराते हुए कहा था, इंसान तो बुट्टे को भून कर खाते हैं, यदि साहस है तो मेरे पिता से मेरा रिश्ता मांग ले। मानक के दूर पास के संबंधियों में जब भी किसी का ब्याह होता था तो लड़के वाले मूल्य चुकाते थे। मानक डर रहा था कि पता नहीं गुलेरी के पिता कितना रुपया मांग ले। पर गुलेरी का बाप खाता पीता आदमी था और फिर वो दूर शहर में भी रह आया था। वो अपने मन में निश्चय किया हुआ था कि वर वालों से बेटी के पैसे नहीं लूंगा। जहां पर अच्छा वर और घर मिलेगा वहीं पर अपनी लड़की का ब्याह कर दूंगा। मानक के इस काम में कोई कठिनाई नहीं हुई। दोनों के दिल मिले हुए थे, दोनों ने ब्याह का रास्ता ढूंढ लिया था। आज तू क्या सोच रहा है? तू मुझे अपने मन की बात क्यों नहीं बताता? गुलेरी ने मानक के कंधे को हिलाते हुए कहा। मानक ने गुलेरी की ओर ऐसे देखा
जैसे उसकी जबान पर छाले पड़ गए हों। घोड़ी हिनहिनाई। गुलेरी को आगे का रास्ता स्मरण हो आया। वो चलने के लिए तैयार हुई और मानक से कहने लगी, आगे चलकर नीले फूलों का वन आता है, कोई 2 मील होगा। तू जानता है ना, उस वन को पार करने वालों के कान बहरे हो जाते हैं। हां, मानक ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम उस वन में से गुजर रहे हैं। तुझे मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती है। तू सच कहती है गुलेरी, मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती और तुझे मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। मानक ने एक लंबी सांस ली। दोनों ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा, पर दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं सके। मैं अब जाऊं? तू वापस चला जा, तू बड़ी दूर आ गया है, गुलेरी ने धीरे से कहा। तू इतना रास्ता पैदल चलती आई, घोड़ी पर नहीं बैठी, अब घोड़ी पर बैठकर जाना, मानक ने उसी प्रकार धीरे से कहा। ये ले पकड़ अपनी बांसुरी, तू अपने साथ ही ले जा। मेले के दिन आएगा, बजाएगा, गुलेरी हंस दी। उसकी आंखों में धूप चमक रही थी। मानक ने अपना मुंह दूसरी ओर कर दिया। शायद उसकी आंखों में बादल उमड़ आए थे। गुलेरी ने मायके का रास्ता लिया और मानक लौट आया। मां, घर पहुंचकर मानक इस तरह खाट पर गिर पड़ा जैसे वो बड़ी मुश्किल से खाट तक पहुंचा हो। बड़ी देर लगाई। मैं तो सोचती थी शायद तो उसे आखिर तक छोड़ने चला गया होगा। नहीं मां, आखिर तक नहीं गया, रास्ते के बीच ही छोड़ आया हूं। मानक का गला रुंध गया। औरतों की तरह रोता क्यों है? मर्द बन, मां ने रोष से कहा। मानक के मन में आए कि वो मां से कहे, पर तू तो औरत है, एक बार औरतों की तरह रोती क्यों नहीं? मानक को गुलेरी की एक बात स्मरण आई। हम नीले फूलों वाले वन से गुजर रहे हैं जहां पर सभी के कान बहरे हो जाते हैं। मानक को ऐसे महसूस हुआ कि आज किसी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। सारा संसार जैसे नीले फूलों का वन है और सभी के कान बहरे हो गए हैं। 7 वर्ष हो गए थे, पर गुलेरी की अभी तक कोख नहीं हर आई थी। मां कहती थी, अब मैं 8वां वर्ष नहीं लगने दूंगी। मां ने 500 रुपए देकर भीतर ही भीतर मानक के दूसरे ब्याह की बात पक्की कर ली थी। वो उस समय के इंतजार में थी कि जब गुलेरी मायके जाएगी, वो नई बहू का डोला घर ले आएगी। इसके बाद मानक को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल का मांस सो गया था। गुलेरी का प्यार उसके दिल में चुटकी भर रहा था, पर उसके दिल को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नई बहू के कोख से उत्पन्न होने वाले बच्चे की हंसी उसके दिल को गुदगुदा रही थी, पर उसके दिल को कुछ हो नहीं रहा था। जाने उसके दिल का मांस सो गया था। 7वें दिन मानक के घर उसकी नई बहू बैठी हुई थी। मानक के सभी अंग जाग रहे थे, एक उसके दिल का मांस सोया हुआ था। दिल के सोए हुए मांस को उसके जाग रहे अंग सभी स्थानों में ले गए, नई ससुराल में भी और नई बहू के बिछौने पर भी। मानक मुंह अंधेरे अपने खेत में बैठा हुआ तंबाकू पी रहा था जब मानक का एक पुराना मित्र वहां से गुजरा। इतने बड़े सवेरे कहां चला भवानी? भवानी 1 मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी, फिर भी धीरे से कहने लगा, कहीं नहीं, कहीं तो चला है, आ बैठ, तंबाकू पी ले। मानक ने आवाज दी। भवानी बैठ गया और मानक के हाथ से चिलम लेकर पीता हुआ कहने लगा, चंबे चला हूं, आज वहां मेला है। मेले के शब्द ने मानक के दिल में जैसे कोई सुई चुभो दी। मानक को महसूस हुआ कि उसके भीतर कहीं पीड़ा हुई थी। आज मेला है, मानक के मुंह से निकला।
हर वर्ष आज के ही दिन होता है ना, भवानी ने कहा। फिर मानक की ओर ऐसे देखा जैसे वो ये भी कह रहा हो, तू भूल गया इस मेले को? 7 वर्ष हुए जब तू इस मेले में गया था। मैं भी तो था तेरे साथ। तूने तो इसी मेले में मोहब्बत की थी। लेकिन भवानी ने कुछ कहा नहीं, पर मानक को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने सब कुछ सुन लिया था। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था कि वो सब कुछ क्यों सुन रहा है। भवानी मानक की चिलम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर लटक रही गठरी में से उसकी बांसुरी का सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता जा रहा था। मानक उसकी पीठ को देखता रहा, पीठ पर रखी हुई छोटी गठरी को देखता रहा, गठरी में से निकले हुए बांसुरी के सिरे को देखता रहा। भवानी और भवानी की बांसुरी मेले में जा रहे हैं। मानक को अपनी बांसुरी स्मरण हो आई जब उसने मायके जा रही गुलेरी को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, इसे तू साथ ले जा। फिर मानक को ख्याल आया, और मैं? मानक का मन आया कि वो भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वो अपनी उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई थी। मानक ने हाथ से चिलम फेंक दी और भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर मानक की टांगें कांपने पड़ी। वो वहीं का वहीं बैठ गया। मानक को सारा दिन और सारी रात मेले जा रहे भवानी की पीठ दिखाई देती रही। दूसरे दिन तीसरे पहर का समय था जब मानक अपने खेत में बैठा हुआ था। उसको मेले में से आते हुए भवानी का मुंह दिखाई दिया। मानक ने मुंह एक ओर कर लिया। उसने सोचा कि मुझको न तो भवानी का मुंह दिखाई दे और न भवानी की पीठ। इस भवानी को देखकर उसको मेले की याद आ जाती थी और ये मेला उसके सोए हुए दिल के मांस को जगा देता था। और जब वो मांस जाग पड़ता तो उसमें बहुत पीड़ा होती थी। मानक ने मुंह फेर लिया, पर भवानी चक्कर काट कर भी मानक के सामने आ बैठा। भवानी का मुंह ऐसे था जैसे किसी ने जल रहे कोयले पर अभी अभी पानी डाला हो, और उसकी ताप का रंग अब लाल न होकर काला हो। मानक ने डर कर भवानी के मुंह की ओर देखा। गुलेरी मर गई। गुलेरी मर गई? उसने तुम्हारे विवाह की बात सुनी और मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर जल मरी। मिट्टी का तेल? उसके बाद मानक बोला नहीं। पहले भवानी डरा, फिर मानक के मां बाप डर गए, और फिर मानक की नई बहू डर गई कि मानक को पता नहीं क्या हो गया था। वो ना किसी के साथ बोलता था और ना किसी को पहचानता दिखता था। कई दिन बीत गए। मानक समय पर रोटी खाता, खेती का काम भी करता, और सभी के मुंह की ओर ऐसा देखता जैसे वो किसी को भी ना पहचानता हो। मैं उसकी औरत काहे की हूं? मैं तो सिर्फ इसके फेरों की चोर हूं। नई बहू दिन रात रोने लगी। ये फेरों की चोरी अगले महीने मानक की नई बहू की और मानक की मां की आशा बन गई। बहू के दिन चढ़ गए थे। मां ने मानक को अकेले में बैठाकर ये बात सुनाई, पर मानक ने मां की मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे ये बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मानक को चाहे कुछ समझ में नहीं आया था, पर यह बात बड़ी थी। मां ने नई बहू को हौसला दिया कि तू हिम्मत से ये बेला काट ले। जिस दिन मैं तुम्हारा बच्चा मानक की झोली में डालूंगी तो मानक की सभी सुधियां पलट आएंगी। फिर ये बेला भी कट गई। मानक के घर बेटा पैदा हुआ। मां ने बालक को नहलाया, धुलाया, कोमल रेशमी कपड़े में लपेटकर मानक की झोली में डाल दिया। मानक झोली में पड़े हुए बच्चे को देखता रहा, फिर जैसे चीख उठा, इसको दूर करो, दूर करो, मुझे इसमें मिट्टी के तेल की बू आती है।
मैं जितनी बार अमृता प्रीतम जी की ये कहानी पढ़ती हूँ उतनी बार मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। हम अगर संतान पैदा करते हैं तो हम क्यों सोचते हैं कि उसकी हर सांस पर हमारा हक है। मतलब हम जैसे बोलेंगे, जैसे करना चाहेंगे, जैसे करवाना चाहेंगे, उसका अपनी जिंदगी पर कुछ हक नहीं रहने देंगे। मतलब बैठे बिठाए यहां गुलेरी और मानक के साथ इतना बड़ा अन्याय उसकी खुद की मां ने तो किया नहीं। और ये घर घर में होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, और क्या कभी ये खत्म हो पाएगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, पर सोचने वाली बात है। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में अमृता प्रीतम की लिखी कहानी बू मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में। अब इसे सुनकर, मानक और गुलेरी की ये ट्रैजिक लव स्टोरी को मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में सुनकर अगर आपके दिल पर भी उतने ही नश्तर चुभे जितने मेरे दिल पर, या आपके दिमाग के भी उतने ही पर कच्चे उड़े जितने मेरे, मतलब मानक और गुलेरी को उनके ही घर वालों ने बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए कि वंश आगे नहीं बढ़ा पाए। क्यों, किस लिए करते हैं हम ये सब? अगर आपके विचार मैं जान पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। YouTube पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए, और हाँ, सब्सक्राइब का जो रेड बटन होता है उसे क्लिक ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन जो है, जो घंटी है, उसे दबाएंगे, तभी मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी। कालिंदी बडोला मेरा नाम बस याद रखना है। इसी नाम से मैं YouTube पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम ID मेरी कालिंदी बडोला नाम से है, और स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट भी कालिंदी बडोला नाम से है। तो सब जगह मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजिए। तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी।